देखो, ह्यूमन फिजियोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पहले समझो कि ह्यूमन या किसी के भी बॉडी का मॉर्फोलॉजी मतलब एनाटॉमी मतलब और फिजियोलॉजी मतलब क्या समझते हैं हम लोग। फिजियोलॉजी मतलब क्या समझते हैं हम लोग, सुनो। देखो, मॉर्फोलॉजी मतलब होता है आउटर स्ट्रक्चर। कोई भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी का आउटर स्ट्रक्चर को स्टडी करने का जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है मॉर्फोलॉजी, आउटर स्ट्रक्चर। तो इस स्टडी में कौन आ जाते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी का आउटर स्ट्रक्चर आ जाते हैं। जब हम कोई ऑर्गेनिज्म का बॉडी का इजीली ऑब्जर्वेबल जितने सारे कैरेक्टर को पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। एनाटॉमी में हम किसको पढ़ते हैं, जितने इनर ऑर्गन होते हैं उस इनर ऑर्गन को पढ़ने का जो प्रोसेस है, और जहां बायोलॉजी का जो ब्रांच में हम पढ़ते हैं वो आ जाते हैं एनाटॉमी में। सो ये हो जाएगा इनर ऑर्गन जहां पढ़ते हैं वो हो जाते हैं एनाटॉमी में। फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर को सिर्फ पढ़ेंगे तो वो एनाटॉमी में आते हैं। लेकिन फिजियोलॉजी में क्या आते हैं, एक इनर जितने सारे ऑर्गन्स हैं प्लस उसके साथ साथ उसका जो फंक्शन है वो फंक्शन पढ़ना होगा, प्लस वो ऑर्गन के साथ दूसरा ऑर्गन का क्या रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन विथ अदर ऑर्गन। बॉडी में अदर ऑर्गन के साथ क्या क्या रिलेशन एज देयर फंक्शन क्या शो करते हैं वो हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है। मॉर्फोलॉजी बाहर का स्ट्रक्चर, एनाटॉमी अंदर का स्ट्रक्चर, और फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि उस ऑर्गन का क्या क्या फंक्शन है प्लस उस ऑर्गन का दूसरा ऑर्गन के साथ क्या क्या रिलेशन होते हैं। तो यहाँ फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन बीइंग। तो ये हम यहाँ पे फिजियोलॉजी मेनली हमारे 11 का चैप्टर में कौन सा है, फिजियोलॉजी इन ह्यूमन बीइंग। तो फर्स्ट ब्रीदिंग का मतलब हम समझेंगे। देखो, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सुना है हमने, ऑब्वियसली सुना है। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है और ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, क्या दोनों एक ही है? दोनों एक नहीं है, दोनों में बहुत सारा डिफरेंसेस है। तो ब्रीदिंग का मतलब होता है द प्रोसेस बाय व्हिच एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम, कहां से हम ऑक्सीजन को लेते हैं, एटमॉस्फेयर से, एंड मतलब विथ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम इन एटमॉस्फेयर विथ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहां प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस्ड इन द सेल और टिश्यू इनसाइड ह्यूमन बॉडी। सिर्फ ह्यूमन नहीं, बाकी जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में चलता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन चलना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन का हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन के अलावा रेस्पिरेशन करते हैं। तो ब्रीदिंग का मतलब होता है द प्रोसेस बाय व्हिच एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लिया जाता है, किसके साथ ये एक्सचेंज होते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक्सचेंज होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे प्रोड्यूस होते हैं, बॉडी के अंदर जो सेल या टिश्यू है उस टिश्यू के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो द प्रोसेस बाय व्हिच द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द सेल और टिश्यू इनसाइड द ह्यूमन बॉडी टेक प्लेस और ऑकर कॉल्ड ब्रीदिंग। इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। लेकिन ब्रीदिंग को कॉमनली रेस्पिरेशन कहा जाता है, ठीक है, कॉमनली कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है। ब्रीदिंग को नेचुरली हम रेस्पिरेशन कह देते हैं कि ये हमारा रेस्पिरेशन है। बट रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है वो भी तुम्हें यहां पे समझा देती हूं, सुनो। ब्रीदिंग का मतलब है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज बाय बॉडी के थ्रू, वो बॉडी सरफेस से हो, कोई नॉस्ट्रिल नाम का कोई ऑर्गन से हो, मतलब लंग हो, कुछ भी हो, या ब्रीथ हो, इसके अंदर से जब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, बस बॉडी में बाहर से ऑक्सीजन आएगा
और बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के जाएगा। ये जो छोटा सा प्रोसेस इसका नाम है ब्रीदिंग। लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब होता है, रेस्पिरेशन का एग्जैक्टली मीनिंग होता है बॉडी के अंदर ग्लूकोज नाम का जो कॉम्प्लेक्स एक रिड्यूस्ड एक कंपाउंड है, इसका ब्रेकडाउन होते हैं और ये ब्रेकडाउन होके क्या बनाते हैं, मेनली एटीपी बनाते हैं। ठीक है, मेनली एटीपी बनाते हैं। रेस्पिरेशन करने का जो मेन एम है वो है एटीपी बनाना। ठीक है, बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है, H2O बन सकता है, अगर इस ब्रेकडाउन में ऑक्सीजन का हेल्प होता है तो। ठीक है, तो ह्यूमन के बॉडी में ऑक्सीजन का हेल्प होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा। ग्लूकोज को हम ब्रेकडाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, वहां से बनाते ढेर सारा एटीपी एंड उसके साथ साथ ऑक्सीजन का हेल्प है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O भी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसका नाम है रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन में एक छोटा सा प्रोसेस है जिसका नाम है ब्रीदिंग। अगर हम ब्रीदिंग नहीं करेंगे तो ये ऑक्सीजन नहीं आएगा। ये ऑक्सीजन नहीं आएगा तो जो सारे ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के हेल्प से ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं उसमें ब्रेकडाउन नहीं होगा ना ग्लूकोज का। हम लोग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑक्सीजन हम लोग मतलब ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजन का हेल्प से हम रेस्पिरेशन करते हैं, इसीलिए हम लोग ह्यूमन बीइंग हो जाते हैं एरोबिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम लोग ह्यूमन बीइंग क्या हो जाते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। बोलो यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है इसको कहा जा सकता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन बोल सकते हैं हम लोग। दुनिया में सिर्फ ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिज्म सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है, रेस्पिरेशन का मतलब मैंने क्या बोला, मेनली ग्लूकोज से एटीपी बनाने का जो प्रोसेस है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके उसको कहा जाता है रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और क्या बनाएगा ऑर्गेनिज्म, एटीपी बनाएगा। ठीक है, लेकिन सोच लो यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है तो किसका जरूरत होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत होगा। ये कुछ ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन का हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके एटीपी बनाते हैं, उस रेस्पिरेशन को कहेंगे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन। और हमारे बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी भी एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, तो ह्यूमन बॉडी एरोबिक ऑर्गेनिज्म भी हो जाते हैं। कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इसको अलग कर दो। कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो जिसके बॉडी में ग्लूकोज नाम का जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंड जो एक रिड्यूस्ड मतलब जिसके अंदर हाइड्रोजन भरा होता है, रिड्यूस्ड एक कंपाउंड, और जो कंपाउंड रिड्यूस्ड होते हैं वो कंपाउंड के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होते हैं, उसका एनर्जी के हेल्प से क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई ऑक्सीजन का जरूरत नहीं हुआ। मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑक्सीजन का जरूरत नहीं हुआ तो क्या लेगा वो, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, हाँ या ना? कोई कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं लेगा। दुनिया में ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जो रेस्पिरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है। तो पूछोगे मैम प्लांट भी तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो प्लांट तो विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन कर रहा है दिन के टाइम। तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेके रेस्पिरेशन करता है, यस और नो? दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जो रेस्पिरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो ऑक्सीजन के जगह वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं लेते। प्लांट का बात क्या है, प्लांट जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो रेस्पिरेशन के लिए नहीं लेते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के लिए लेते हैं। प्लांट का भी रेस्पिरेशन का जरूरत होता है तो वो ऑक्सीजन ही लेते हैं। प्लांट की बॉडी में दिन के टाइम भी रेस्पिरेशन चलता है, वो ऑक्सीजन भी ले सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकता है। प्लस वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके ऑक्सीजन बनाते हैं, उसी ऑक्सीजन से वो रेस्पिरेशन भी कर सकता है। और रेस्पिरेशन का मतलब होता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके बस एटीपी बनाने का प्रोसेस। बात समझ में आया? ये जो प्रोसेस है इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है, रेस्पिरेशन की बात हम बाद में करेंगे, हमें यहाँ पे ब्रीदिंग पढ़ना है। तो बस ये जो दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैंने थोड़ा सा बता दिया कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या फर्क है। हम कॉमनली रेस्पिरेशन बोल देते हैं इस ब्रीदिंग को, बट एग्जैक्टली ब्रीदिंग इज नॉट द रेस्पिरेशन।
ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है सिर्फ, इसको ब्रीदिंग कहा जाता है। और रेस्पिरेशन मतलब ग्लूकोज से एटीपी बनाने का प्रोसेस। इस प्रोसेस में एरोबिक ऑर्गेनिज्म में ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जरूरी है। ठीक है, चलो अब हम चले ह्यूमन बीइंग तो जाएंगे, पहले हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। तो वहां से तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, तो यहाँ कौन सा ऑर्गेनिज्म में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो हमें थोड़ा सा देखना है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म है जो अपने बॉडी के सरफेस के थ्रू ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि पॉरीफेरा। पॉरीफेरा एक फाइलम है एनिमल किंगडम का। इस ग्रुप में ऑर्गेनिज्म जितने हैं वो सब थ्रू देयर बॉडी सरफेस एक्सचेंज कर लेते हैं। प्लस सिलेंटेरेटा, सिलेंटेरेटा मतलब कौन है, निडाडिया जो ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है वो भी कर लेते हैं। ये फाइलम का नाम लिखा मैंने, प्लेटीहेल्मिन्थिस, प्लेटीहेल्मिन्थिस, ये मैंने एनिमल किंगडम में पढ़ाया था, इसका कैरेक्टर को पढ़ाया था। तो सिलेंटेरेटा, प्लेटीहेल्मिन्थिस में बॉडी सरफेस के थ्रू क्या होता है, दो रेस्पिरेशन होते हैं कि ब्रीदिंग होते हैं, क्या बोलेंगे, ब्रीदिंग होते बोलेंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन ऑलवेज कहाँ होता है, सेल के अंदर होते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग होते बोलेंगे, मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसका ट्राकिया के थ्रू होते हैं। ट्राकिया के थ्रू कहाँ होते हैं, आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा। और जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट भी लिख सकते हो, आर्थ्रोपोडा भी लिख सकते हो, इसमें आर्थ्रोपोडा का ट्राकिया नाम का कुछ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। इस रेस्पिरेशन को ट्राकियल रेस्पिरेशन भी कहा जाता है, ट्राकियल रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। गिल के थ्रू किसमें रेस्पिरेशन होता है, गिल में। कहाँ होता है, फिश में होता है गिल के थ्रू रेस्पिरेशन। ठीक है, प्लस गिल में होता है। और जो लार्वल स्टेज है, लार्वल स्टेज ऑफ एम्फीबिया, ठीक है, एम्फीबिया का क्या होते हैं, गिल के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, और क्या होगा बोलो, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि अच्छा वास्क्यूलर सैक मतलब बॉडी के अंदर एक सैक जिसके साथ साथ ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लड वेसल भी जुड़ा होता है, उसको वास्क्यूलर सैक कहा जाता है। तो लंग को हम वास्क्यूलर सैक कह सकते हैं, किसमें होता है, जितने सारे एडवांस लेवल और जितने सारे डेवलप्ड जितने सारे हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, उस हायर ऑर्गेनिजम्स में ये दिखाई देते हैं। तो इसमें कौन कौन इंक्लूडेड होगा, जैसे कि इंक्लूडेड कौन होगा, एकदम एम्फीबिया से लेकर एकदम मैमल्स तक जितना ऑर्गेनिज्म है वो सब ऑर्गेनिज्म में लंग के थ्रू रेस्पिरेशन चलता है। मतलब यहाँ पे जैसे कि एम्फीबिया होगा एग्जाम्पल, जैसे कि बोलो रेप्टिलिया होगा, रेप्टिलिया, जैसे कि एविस होगा, जैसे कि मैमेलिया होगा। ठीक है, ये सब क्लास में कितना ऑर्गेनिज्म है, सारे ऑर्गेनिज्म वास्क्यूलर सैक जिसका नाम है लंग, इसके थ्रू रेस्पिरेशन करता है। जो ऑर्गेनिज्म लंग के थ्रू रेस्पिरेशन करता है वो ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेशन को कहा जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहा जाता है। जो ऑर्गेनिज्म थ्रू लंग रेस्पिरेशन करते हैं वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहा जाता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम यहाँ पे याद रखेंगे कि फ्रॉग के बॉडी में कैसा रेस्पिरेशन चलता है। फ्रॉग का 3 कितना होगा, 9 है। ये मैंने फ्रॉग पढ़ाने के टाइम भी बताया था। फ्रॉग में एक होता है गिल रेस्पिरेटरी ऑर्गन, दूसरा होता है बॉडी स्किन, ठीक है, बॉडी स्किन, और एक होता है, और बॉडी स्किन कैसा है, मॉइस्ट स्किन है, ठीक है, और है लंग। तो कौन सा स्टेज में कौन रेस्पिरेशन करता है, जिसने क्लास किया था बताओ मुझे। गिल के थ्रू फ्रॉग का कौन सा स्टेज रेस्पिरेशन करेगा, लार्वल स्टेज। तो यहाँ पे कौन है, लार्वल स्टेज। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कब करता है, एक्वाटिक रीजन में करता है कि टेरेस्ट्रियल रीजन में करता है। एक्वाटिक रीजन में करेगा, क्योंकि हमें पता है कि फ्रॉग का जो लार्वल स्टेज है वो कहाँ रहना पसंद करते हैं, एक्वाटिक रीजन में ही रहना पसंद करते हैं। बॉडी स्किन के थ्रू फ्रॉग का कौन सा लाइफ साइकिल का कौन सा स्टेज बॉडी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा,
लार्वा या एडल्ट? एडल्ट करेगा, ठीक है, एडल्ट करेगा। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि एडल्ट का कौन सा स्टेज में, वो कहाँ पे रहेगा, उस टाइम उसका बॉडी स्किन के थ्रू और मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन चलता है। एक, जब वो एक्वाटिक रीजन में जाते हैं, जब वो पानी के अंदर जाते हैं तब उसका लंग काम नहीं करेगा, क्योंकि लंग के थ्रू हम बस एटमॉस्फेरिक एयर को ही बॉडी के अंदर ले सकते हैं। एक्वाटिक रीजन में, एक्वाटिक पानी में जितना डिजोल्व ऑक्सीजन होता है वो हम थ्रू लंग्स हम नहीं ले सकते हैं। तो उस टाइम कौन हेल्प करेगा? बॉडी स्किन हेल्प करेगा। और एक जगह में इसका हेल्प होते हैं, मतलब बॉडी स्किन से वो रेस्पिरेशन करता है। कौन बताओगे मुझे? एक कंडीशन होते हैं उसके बॉडी में, फ्रॉग के बॉडी में, ड्यूरिंग द समर एंड ड्यूरिंग द विंटर कंडीशन, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन के टाइम, ठीक है। हाइबरनेशन के टाइम प्लस एस्टिवेशन के टाइम क्या करते हैं, ये जब छुप जाते हैं हाइडिंग के टाइम, इस टाइम भी उसका लंग वो यूज नहीं करते, किसके थ्रू? स्किन के थ्रू वो यूज करते हैं। लंग किस में होगा बोलो? लंग के थ्रू किस में होगा? एडल्ट में होगा। कब होता है, कहाँ रहते हैं? पानी के अंदर की टेरिस्ट्रियल रीजन में? लैंड में जब रहता है और टेरिस्ट्रियल रीजन में जब रहता है तब उसके बॉडी में रेस्पिरेशन चलते हैं, ये याद रखना है। प्लस और एक था, ठीक है, ये एक हो गया, और भी था, एक सेकेंड, ठीक है, पाल्मोनरी बोला है मैंने। अच्छा, गिल के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेशन चलता है उसको ब्रांकियल रेस्पिरेशन कहा जाता है। ब्रांकियल रेस्पिरेशन कहा जाता है, ठीक है, ब्रांकियल रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। इंसेक्ट में ट्राकियल बोल दिया। अच्छा, आर्थवर्म, आर्थवर्म, आर्थवर्म का रेस्पिरेशन किससे चलता है? बाय बॉडी स्किन से चलता है। जो सारे ऑर्गेनिज्म बॉडी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है उसको कहा जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो यहाँ फ्रॉग का भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यहाँ होगा, ठीक है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यहाँ होगा, प्लस आर्थवर्म में भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा, है ना। हो गया, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमें याद रखना है किसके बॉडी में रेस्पिरेशन कैसा चलता है। अब हम चलेंगे ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन के लिए मेन जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसा दिखता है। हो गया, चलो, ह्यूमन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, बोलो, मेन ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन में क्या है? वन पेयर ऑफ लंग इन थोरासिक चेंबर। थोरासिक चेंबर में वन पेयर ऑफ लंग प्रेजेंट है मेन रेस्पिरेशन के लिए। दूसरा, एक ट्यूब प्रेजेंट है जिसका नाम है ट्राकिया, एक सिंगल ट्राकिया प्रेजेंट है, ठीक है। चलो, इसमें लंग जो है, लंग कंटेन बहुत सारा एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या है? छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर है। मेन जो रेस्पिरेटरी पार्ट होते हैं, क्वेश्चन में आते हैं ये क्वेश्चन की मेन रेस्पिरेटरी पार्ट जो है वो कौन सा होते हैं? वो होता है आंसर एल्वियोलाई, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन वन पेयर ऑफ लंग प्रेजेंट है प्लस ट्राकिया, ट्राकिया प्रेजेंट है, एच ट्राकिया, ठीक है। चलो, तो हम देखेंगे एक ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसा दिखता है। देखो, ये है इस ह्यूमन बीइंग का जो फेरिंग्स का रीजन है वो फेरिंग्स रीजन। एक बात सुनो, यहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग में देखो इस जगह में क्या चलता है, सुनो, यहां है नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के बाद दिस जगह से कनेक्शन बनते हैं और यहां है माउथ ओपनिंग, इस माउथ ओपनिंग से भी कनेक्शन यहां पे बनते हैं, ठीक है। फिर यहां से दो ट्यूब निकल के जाते हैं, एक ये ट्यूब निकल के जाते हैं और एक इसका ट्यूब निकल के जाते हैं। तो दो ट्यूब जा रहा है, इधर एक ट्यूब जा रहा है, इधर एक ट्यूब जा रहा है। ये जो ट्यूब है ये होता है फूड पाइप और इसको हम कहते हैं इसोफेगस, जो हमारे और सिलेबस में नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम में था। ये जो है ये होते हैं विंड पाइप और ये विंड पाइप को हम कहते हैं ट्राकिया, ठीक है, ट्राकिया।
ट्राकिया। ये फूड कहाँ गया, फूड जो पाइप है वो किसको लेके जाएगा, फूड को लेके जाएगा। और जो ट्राकिया है, ट्राकिया का काम है एटमॉस्फेयर में जितना ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन को यहाँ से कैरी करके यहाँ पे लेके जाएगा। तो किसको कैरी करेगा, ये ऑक्सीजन को कैरी करेगा। लेकिन एक जगह, दिस रीजियन इज कॉल्ड द फेरिंग्स रीजियन। फेरिंग्स रीजियन, इस फेरिंग्स रीजियन में एक कॉमन जगह दिख रहा है। इस कॉमन जगह में ये जो कैविटी है, इस कैविटी का नाम है ग्लॉटिस। ठीक है, इस ग्लॉटिस के ऊपर एक छोटा सा इस ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कार्टिलेज से बनता है। इसका नाम है एपीग्लॉटिस। इसका नाम है एपीग्लॉटिस। क्या है, यह है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। किससे बना है, कार्टिलेजिनियस से। कार्टिलेजिनियस मतलब हमें पता है कार्टिलेज से बनता है, जिसमें कॉन्ड्रोसाइट सेल होते हैं। ये जो एपीग्लॉटिस है, ये एपीग्लॉटिस का काम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे, जब सोचो तुम खाना खा रहे हो तो यहाँ से क्या जाएगा, फूड मटेरियल जाएगा। तो इस जगह में जाके एक कॉमन ओपनिंग बना है। तो ये फूड जो है, ये फूड तुम्हारे इस फूड पाइप के अंदर से ना जाके इस विंड पाइप के अंदर से जा सकता है कि नहीं। तो इसको रोकने के लिए ये एपीग्लॉटिस क्या करते, जब तुम्हारे इस जगह से फूड को लेके जाना है तब ये एपीग्लॉटिस क्या करेगा, ये एपीग्लॉटिस किसको बंद करके रखेगा, जो विंड पाइप है उस विंड पाइप को बंद करके रखेगा। समझ में आए कि नहीं है। ठीक है, अब जब यहाँ पे ऑक्सीजन ले रहे हो, सांस ले रहे हो, तो यहाँ से जा रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को किसके अंदर से जाना है, फूड पाइप के अंदर से कि विंड पाइप के अंदर से, ट्राकिया और विंड पाइप के अंदर से जाना है। तो उस टाइम इसको खुला रखना है। इस टाइम किसको बंद करके रखना है, फूड पाइप को बंद करके रखना है। ठीक है, ताकि यहाँ पे ऑक्सीजन और फूड जो है, मतलब ये क्या करते हैं, प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ गैस एंड फूड। जो भी कुछ गैसेस इसमें से पास हो रहा है और जो भी कुछ फूड मटेरियल इसमें से पास हो रहा है उसको कभी मिक्स नहीं होने देते, और एक ट्यूब काम जो है वो दूसरा ट्यूब में नहीं जाने देते हैं। इसे क्या होते हैं, दोनों चीज अलग रहते हैं। आप सोचो खाना खा रहे हो, हॉस्टल में ही खाना खा रहे हो और बहुत सारे फ्रेंड्स एक साथ हैं। अब यहाँ पे खाना भी स्वैलोइंग हो रहा है, इसको स्वैलोइंग कहा जाता है, और इसको डिग्लूटेशन कहा जाता है। डिग्लूटेशन मतलब यहाँ से खाना फेरिंग से बस पार कर देना इसोफेगस में। जब भी डिग्लूटेशन चल रहा है उसी टाइम जोर जोर से हंस रही हो या बात कर रही हो, उस टाइम क्या होगा, ये एपीग्लॉटिस को समझ में नहीं आएगा किसको ढकना है, इसको विंड पाइप को ढकना है कि फूड पाइप को ढकना है। इस टाइम क्या होगा, ये जो फ्लैप है वो सीधा रहेगा और तुम्हारा जो खाना जहां जाना था फूड पाइप के अंदर से वो कहाँ चला जाएगा, ये ट्राकिया के अंदर चला जाएगा। ट्राकिया से वो नीचे भी जा सकता है, तुम्हारे नाक के अंदर से भी बाहर आ सकता है। इसीलिए पानी पीने के टाइम या तो फूड खाने के टाइम, मतलब जब भी डिग्लूटेशन होगा ध्यान रख दीजिएगा, बस या तो सांस लेंगे नहीं तो हम डिग्लूटेशन करेंगे, दोनों में से एक करेंगे, क्योंकि एपीग्लॉटिस छोटा सा एक फ्लैप है, इतना काम करते हैं तो उसको समझ में नहीं आएगा क्या करना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे फेरिंग्स रीजन है ये, तो फेरिंग्स रीजन का ये जो टिप रीजन में दिख रहा है, दिस इज द एपीग्लॉटिस। ये है एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस के नीचे साउंड जो प्रोडक्शन करने के लिए एक पार्ट होते हैं लैरिंग्स, वो प्रेजेंट होते हैं, लैरिंग्स। ठीक है, इस लैरिंग्स का वाइब्रेशन की वजह से हमारा साउंड प्रोडक्शन होते हैं। इसके नीचे कार्टिलेज से बना छोटे छोटे ऐसे रिंग होते हैं जिसको हम ट्राकियल रिंग कहते हैं। ऐसे छोटे छोटे रिंग प्रेजेंट होते हैं, इसको कहते हैं हम लोग ट्राकियल रिंग। तो ये है ट्राकिया और ट्राकियल रिंग, ट्राकिया और ट्राकियल रिंग। ठीक है, किससे बनता है, कार्टिलेज से बनता है, कार्टिलेज से बनता है। इसको ऐसे दबाओगे तो थोड़ा सा मूव, मतलब थोड़ा सा मूव कर सकते, ज्यादा मत दबा देना। ये जो है इसको मतलब मूव कर सकते हैं हम लोग थोड़ा सा, हड्डी जैसा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उतना ज्यादा हार्ड नहीं है। तो ये ट्राकिया एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ट्राकिया एक जगह में जाके दो ब्रांच बना लेते हैं, दो ब्रांच बना लेते हैं, उसको कहते हैं हम लोग ब्रोंकाई और ब्रोंकस। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग ब्रोंकस। ये ब्रोंकस आगे जाके और भी छोटे छोटे ब्रांच बनाते हैं, और भी छोटे छोटे ट्यूब ब्रांच इसके अंदर बनाते हैं। वो ब्रांच आगे जाके और भी ब्रांच बनाते हैं,
जिसमें हम प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकाई ऐसे नाम देते हैं और ब्रोंक्यूल्स नाम देते हैं ऐसे, ठीक है। ये भी अंदर जाके देखो, ये भी अंदर जाके और भी ब्रांच बनाते हैं, ये भी और ब्रांच बनाते हैं, ये भी और ब्रांच बनाते हैं, ठीक है, सिर्फ ब्रांच बनाते हैं। अच्छा ये थोड़ा सा हटा सकते हैं, ये पार्ट हो गया लिखना, ये थोड़ा सा हटा सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखो ये जो ब्रांच यहाँ पे बना, ये एक्चुअली एक सैक के अंदर बना है, ये जो ब्रांच बना है वो भी एक सैक के अंदर ही बना है। और जितना यहाँ पे छोटे छोटे दिख रहा है ट्यूब, इसको कहते हैं हम लोग ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल। और इस हर ब्रोंक्यूल के एंड में छोटे छोटे ऐसे सैक बन जाते हैं, ऐसे हजारों छोटे छोटे एंड में जाके ऐसे सैक बन जाते हैं। देखने में कैसा लगता है अभी दिखाते हैं। इसके अंदर ऐसे छोटे 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 सैक बन जाते हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे सैक बन जाते हैं और पूरा जो लंग है उसको भर देते हैं। देखने में कैसा होता है ये देखो, अगर ये ब्रोंक्यूल का है तो ये ब्रोंक्यूल आगे जाके ब्रांच बनाते हैं, तो ये ब्रांच ऐसा दिखता है, ऐसे ब्रांच दिखता है, ठीक है, ऐसे ब्रांच दिखता है। और ये ब्रांच भी और ब्रांच हो जाते हैं, और ब्रांच हो जाते हैं, और ये ब्रांच एंड में जाके ऐसे छोटे छोटे ट्यूब बनाते हैं, ऐसे छोटे छोटे ट्यूब बनाते हैं, ये देखो ऐसे छोटे छोटे ट्यूब बनाते हैं। और ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब का ही, और ये छोटे छोटे जो सैक है, इसका नाम है एल्वियोलाई, इसका नाम है एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई। ओके, ये है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, ठीक है। दोनों सैक बना, इसका नाम, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर का नाम ही है लंग, 18 लंग, ठीक है। क्वेश्चन कभी आते हैं कि ये जो ट्राकिया है, ट्राकिया का कौन सा रीजन में जाके ये ट्राकिया दो ब्रांच में डिवाइड होता है। क्वेश्चन आते हैं इस जगह में एक्चुअली फिफ्थ थोरासिक जो वर्टिब्री है उस जगह में ब्रांचिंग होते हैं। वर्टिब्री मतलब हम समझते हैं हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रल कॉलम जब बनते हैं तो ये जो स्कल है, स्कल के बाद बनते हैं, तो स्कल के बाद से बहुत सारे नाम का वर्टिब्रल कॉलम बनते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम होते हैं फर्स्ट, उसके बाद होते हैं थोरासिक वर्टिब्रल कॉलम, उसके बाद होते हैं लंबर, उसके बाद होते हैं सैक्रम, और उसके बाद लास्ट में होते हैं कॉक्सिस, ठीक है, और कॉक्सिजियल कहा जाता है। तो उसमें जितना वर्टिब्रल कॉलम है उसमें 5 नंबर का जो थोरासिक वर्टिब्री है, उस 5 नंबर का थोरासिक वर्टिब्री पीछे होते हैं थोरासिक वर्टिब्री, सामने जो ट्राकिया का पार्ट है उस जगह में, मतलब जहां पीछे फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्री है वही वेंट्रल रीजन में जो ट्राकिया का पार्ट है वो दो ग्रुप में, दो ब्रांच में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं कि ट्राकिया कौन सा रीजन में जाके दो ग्रुप में डिवाइड होते हैं। आंसर होता है फिफ्थ जो थोरासिक वर्टिब्री है उस जगह में दो ग्रुप में, दो ब्रांच में डिवाइड होते हैं, इस जगह में। इसके पीछे देखेंगे तो हमारा क्या दिखाई देगा, हमें इसके पीछे वर्टिब्रल कॉलम का 5 नंबर का जो थोरासिक वर्टिब्री है वो दिखाई देते हैं। हो गया। अब देखो ह्यूमन बीइंग का पूरे बॉडी को देखेंगे, देखो ये ह्यूमन बीइंग का बॉडी अगर ऐसा है तो इनके बॉडी को हम दो रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो बॉडी है इनके बॉडी को दो रीजन में डिवाइड कर सकते हैं, एक आते हैं ये चेम्बर और एक आते हैं ये चेम्बर। तो इसमें ऊपर जो चेम्बर है इस चेम्बर में हमें क्या दिखाई दे रहा है, इधर 1 पेयर ऑफ लंग दिखाई दे रहा है। तो ये जो लंग जो चेम्बर में प्रेजेंट है, एक तो बोला मैंने ये है थोरासिक चेम्बर, थोरासिक चेम्बर, ठीक है, थोरासिक चेम्बर। इसी थोरासिक चेम्बर में लंग भी प्रेजेंट है ना, इसीलिए ये यहाँ पे लंग भी प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इस जगह को एक टर्म दिया जाता था, एक सेकेंड दिया जाता था, पाल्मोनरी चेम्बर, पाल्मोनरी नहीं, थोरासिक चेम्बर ही करो। देखो ये जो चेम्बर है इसका नाम है पाल्मोनरी चेम्बर, और इसके नीचे और एक चेम्बर दिख रहा है, इस चेम्बर का नाम है एब्डोमिनल चेम्बर। तो ये एब्डोमिनल चेम्बर और थोरासिक चेम्बर दोनों को अलग किसने किया है, एक स्ट्रॉन्ग मसल ने यहाँ दोनों को अलग किया है। इस मसल का नाम है डायाफ्राम, और ये डायाफ्राम हमारे रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम नीचे देखेंगे इस जगह में होते हैं स्ट्रॉन्ग
एक मसल जिसका नाम है डायाफ्राम। दिस मसल इज नोन एज डायाफ्राम। ये होते हैं डायाफ्राम, PHRAGM, ठीक है, डायाफ्राम। ये डायाफ्राम का रेस्पिरेशन में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि विदाउट, अगर हम इस डायाफ्राम का यूज नहीं करेंगे तो हम सांस अंदर भी नहीं ले सकते, प्लस क्यों है हम बताएंगे। बोलो तो ये जो डायाफ्राम है, इसमें जो मसल है, ये हमारे वॉलेंटरी मसल के अंदर आते हैं कि इनवॉलेंटरी मसल के अंदर आते हैं? इनवॉलेंटरी मतलब यस, मतलब जब हम चाहेंगे तब हम इसका कंट्रैक्शन नहीं करा सकते। जवाब गलत है। डायफ्राम होते हैं वॉलेंटरी मसल, ठीक है, डायफ्राम होते हैं वॉलेंटरी मसल। क्योंकि डायफ्राम, हम जब सांस ले रहे हैं, ऐसे करके सांस लेके देखो, जब हम सांस लेते हैं तो थोरासिक चेम्बर जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और उस टाइम लंग का जो पार्ट है वो लंग भी अपना जगह बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? क्योंकि उसके नीचे जो डायफ्राम है वो नीचे थोड़ा, वो जो डायफ्राम था वो डायफ्राम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, और जब भी हम ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं, मतलब सांस लेते हैं, उस टाइम हमारा बाहर से जब भी एयर अंदर घुसता है तो थोड़ा सा चेम्बर का स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसका एक रीजन है डायफ्राम नीचे जाते हैं। हमारे डायफ्राम नीचे गया कि नहीं गया? गया। हमने जब सांस लिया तो डायफ्राम नीचे हमारी इच्छा से चला ना, तो इसीलिए वॉलेंटरी मसल के एग्जांपल होगा, इनवॉलेंटरी नहीं, ठीक है, गलती करना में तो इस क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके नीचे जो चेम्बर दिख रहा है ये होते हैं एब्डोमिनल चेम्बर, एब्डोमिनल चेम्बर होते हैं, ठीक है। चलो और भी छोटे छोटे बात है इसका बता देते हैं। ओके, इसके बाहर से एक मेम्ब्रेन ने इसको ऐसे कवर करके रखा है। इसके भी बाहर से एक मेम्ब्रेन ने इसको कवर करके रखा है। ये कवर का नाम है प्ल्यूरा, इसका नाम है प्ल्यूरा। और पल्मोनरी, इसका नाम है प्ल्यूरल मेम्ब्रेन, सॉरी प्ल्यूरल, इसको प्ल्यूरल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, प्ल्यूरल मेम्ब्रेन और प्ल्यूरा। अब देखो ये लंग और प्ल्यूरा दोनों के बीच में थोड़ा सा पार्ट खाली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस जगह में थोड़ा सा खाली पार्ट दिख रहा है, ये जगह खाली बिल्कुल नहीं होता है। इस जगह में होते हैं प्ल्यूरल, इस जगह में होते हैं प्ल्यूरल फ्लूइड। और ये फ्लूइड का काम क्या है? देखो जब भी हम सांस लेंगे तो ये लंग का जो साइज है वो बढ़ जाएगा, फिर जब हम सांस छोड़ देंगे लंग का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। अब अगर हम पूरा लंग के अंदर से जब हम सांस को छोड़ते हैं तो यहाँ एयर भी बाहर निकल के जाते हैं, तो ये लंग ना कोलैप्स भी कर सकता है। तो इसीलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए ये फ्लूइड जो है बीच में, प्ल्यूरल फ्लूइड, ये प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन लंग और प्ल्यूरल जो मेम्ब्रेन है उस प्ल्यूरल मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है। इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। देखो ये जो चेम्बर है थोरासिक चेम्बर बोलेंगे इसको, एकदम ऊपर से एपिग्लॉटिस है, लैरिंग्स है, उसके बाद है ट्राकिया। ट्राकिया दो ब्रांच में डिवाइड हो गया, ब्रोंकस, ब्रोंकिया अंदर जाके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंक्यूल बनाएगा। एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल क्या बनता है? जो सैकलाइट स्ट्रक्चर एल्वियोलाई बनते हैं। हर एक लंग के बाहर से एक मेम्ब्रेन होते हैं जिसका नाम है प्ल्यूरा और प्ल्यूरल मेम्ब्रेन। प्ल्यूरल मेम्ब्रेन एंड लंग दोनों के बीच में प्ल्यूरल फ्लूइड होते हैं जो उसका कोलैप्स होने नहीं देते हैं। प्लस ये जो लंग है उसके नीचे रहता है, एब्डोमेन के ऊपर रहता है, थोरासिक चेम्बर और एब्डोमेन चेम्बर में डिवाइड करने वाला एक स्ट्रॉन्ग मसल जिसका नाम है डायफ्राम। डायफ्राम वॉलेंटरी मसल से बनता है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारे रेस्पिरेशन में कैसे हेल्प करते हैं वो बाद में हम समझेंगे। इस जगह में होते हैं हार्ट, ठीक है, इस जगह में होते हैं हार्ट। कहाँ ये रहते हैं? देखो हार्ट का पोजीशन ना, हम छोटे से ऐसे ही सुनते आते हैं कि हार्ट का पोजीशन लेफ्ट साइड में होते हैं। हार्ट लेफ्ट साइड में नहीं होते, हार्ट एकदम बीच में ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसका जो वेंट्रिकल है वो वेंट्रिकल थोड़ा सा टिल्टेड है लेफ्ट के साइड में, ठीक है, इसीलिए देख के लगता है कि वो लेफ्ट के साइड में है, एक्चुअली वो बीच में ही होते हैं। तो ये हार्ट का जो वेंट्रिकल है, एक्चुअली अगर ये डायफ्राम है तो इसके ऊपर बस हार्ट का वेंट्रिकल रेस्ट करते हैं, ठीक है, हार्ट का जो वेंट्रिकल है बस उस जो डायफ्राम है डायफ्राम के ऊपर ही रेस्ट करते हैं। ओके चलो नेक्स्ट चले। ये ह्यूमन बीइंग का मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, वन पेयर ऑफ लंग। चलो चलो अब देखो एक्सचेंज ऑफ, उससे पहले हम ब्रीदिंग का टाइप्स को पढ़ा देते हैं। देखो ये जो पूरा ब्रीदिंग है, इस ब्रीदिंग को हम दो प्रोसेस में डिवाइड कर सकते हैं। ब्रीदिंग चलता है दो प्रोसेस से। एक बार हम ऑक्सीजन को लेते हैं उसको कहा जाता है इनहेलेशन, और
इंस्पिरेशन और एक बार कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं उसको कहते हैं एक्सहेलेशन और एक्सपिरेशन, दोनों ही याद रखना है, ठीक है। इनहेलेशन और इंस्पिरेशन का मतलब होता है एंट्री ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू लंग थ्रू नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से लेते हैं। नॉस्ट्रिल कहां पर है, अभी देखो एक डायग्राम बनाया था छोटा सा, ये देखो नॉस्ट्रिल, ये हो जाएगा नॉस्ट्रिल, ये है नॉस्ट्रिल हमारा, नॉस्ट्रिल। तो हम नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन को लेते हैं, नॉस्ट्रिल से हम ऑक्सीजन को लेते हैं। तो यहाँ एंट्री ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग थ्रू द नॉस्ट्रिल। और एक्सहेलेशन का मतलब होता है एक्सपीरेशन करना, मतलब इसको बाहर निकालना। क्या लिखे, एक्सपीरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स इनटू एटमॉस्फेयर थ्रू द नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल से बस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपायर कर देना, बाहर निकाल देना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सपीरेशन। आप बात सुनो यहाँ पे, अच्छा एक बात मैंने नहीं बोला था, इसको लिखो फिर और एक बार जाते हैं पीछे जो स्लाइड था उसमें। हो गया ये, चलो देखो यहाँ पे मैंने बोला नहीं था, बोलना जरूरी है। ये जो थोरासिक चेंबर बनते हैं, थोरासिक चेंबर के अंदर होते हैं 1 पेयर ऑफ लंग। उसके ऊपर से अगर हम देखेंगे वर्टिब्रल कॉलम डोर्सल रीजन के बीच में से है, उसी वर्टिब्रल कॉलम से, हर एक वर्टिब्रल कॉलम से जो हमारा स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है वो है रिब्स, वो रिब्स निकल के आते हैं। और रिब्स क्या करते हैं, थोरासिक चेंबर को ऊपर से घिर के रखते हैं। तो अगर हम किसी का ये सेक्शन किया तो हमें यहाँ पे ऐसे क्या दिखेगा, रिब्स का कटा हुआ पार्ट दिखेगा। समझ में आया, दोनों तरफ से हमें क्या दिखेगा, ये जो रिब्स है ये हमें रिब्स दिखेगा। ये सब क्या है, ये कटा हुआ पार्ट है। और याद रखना है ये जो रिब्स है बोन का पार्ट है, बोनी बीच में ये जो रिब्स है, इस रिब्स के दोनों के बीच में मसल होते हैं एक बहुत ही स्पेशल, जिसका नाम है इंटरकोस्टल मसल। इसका नाम है इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल। चलो इंटरकोस्टल मसल, दोनों तरफ से रिब्स इस पूरे लंग को ऐसे कवर करके रखते हैं। और ये रिब का काम ही होते हैं, हमारे एंडोस्केलेटन के पास रिब का काम ही होता है वो बाहर से इंजरी नहीं होने देते हैं। अगर किसी ने पांच में मर दिया तो पहले कहाँ पे मरेगा, रिब्स में मरेगा, है ना, उसके बाद लंग्स में। लंग्स ऑब्वियसली सेंसिटिव एक ऑर्गन है जहां पे ऑक्सीजन भरा होते हैं, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ इंस्पिरेशन में क्या होता है, याद रखना है। इंस्पिरेशन होता है जब हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, तो इस टाइम क्या होता है, दो चीज होता है। एक कंट्राक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल एक, ठीक है। दूसरा होता है कंट्राक्शन ऑफ डायाफ्राम। याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछेगा कि कंट्राक्शन होते हैं कि रिलैक्सेशन होते हैं। क्या होता है इंस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, देखो अगर हम एक डायग्राम बनाएंगे तो ये देखो, अगर हम सांस लेते हैं, यहाँ पे चल रहा है ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, तो यहाँ जो रिब्स है, कैसे दिखाऊं, चलो इंस्पिरेशन मतलब ये हो गया ऑक्सीजन बाहर से अंदर आना। इस टाइम कंट्राक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल मतलब दोनों रिब, सोचो रिब है तो ये रिब के बीच बीच में क्या है, इंटरकोस्टल मसल है ना। देखने में कैसा होगा, अगर ये सोचो रिब से ऐसे एक रीब और एक रीब और एक रीब है, तो ये रीब के दोनों रीब के बीच बीच में, इस दोनों रीब के बीच बीच में क्या होगा, इंटरकोस्टल मसल, इनके बीच में इसके बीच में, ठीक है। तो जब ये इंटरकोस्टल मसल भी क्या होता है ये भी याद रखना है, ये मसल भी वॉलेंटरी मसल है, हमारे इच्छा से ही ये चलेगा। जब तक हम सांस को रोक के रखेंगे इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्शन होगा, सांस को रोक के रखा इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्शन होगा। जब हम सांस लेंगे तब इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्शन होगा। हमारी इच्छा से चल रहा है तो इंटरकोस्टल मसल भी वॉलेंटरी मसल है। इंटरकोस्टल मसल जब हम सांस लेंगे, जब भी इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्शन होगा, सुनो ध्यान से, जब भी कंट्रैक्शन होगा, रिब्स अगर ऐसा था तो रिब्स थोड़ा सा हट जाएगा,
ठीक है। रिब्स अगर ऐसा है कंट्रैक्शन की वजह से कांस्टेंट है ना ये, जाएगा थोरासिक चेम्बर से दूर, ठीक है। थोड़ा यहाँ में चेंज कर सकता है, यहाँ वो अगर दूर चला जाता है यहाँ बता 100 निकल के आएगा 100 असल में। अब तुम फंस गए 0.529 वाला है ना, इसे ध्यान रखना। अब पूछा बताओ किसका है, तो ये लिथियम का। तो लिथियम में पूछा था आई आर नॉट इनटू ऊपर में क्या होगा एन स्क्वायर और नीचे में क्या होगा, फार्मूला निकलिए। चलो ये तो हमसे पूछा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल की वजह से क्या होगा, जो चेम्बर है, जो यहाँ पे चेम्बर है थोरासिक चेम्बर, वो थोरासिक चेम्बर क्या होगा, थोरासिक चेम्बर क्या होगा, इंक्रीज होगा। बाय दिस द thoracic chamber increase laterally, increase laterally मतलब ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो, और डॉर्सो वेंट्रली बोल सकते हो, डॉर्सो वेंट्रली एक तो लेटरल में भी बढ़ जाएगा, दूसरा डॉर्सो वेंट्रली भी बढ़ जाएगा। मतलब चेम्बर इधर से बढ़ेगा, इधर से बढ़ेगा, लेकिन ये चेम्बर इधर से बढ़ा नहीं बढ़ा अभी। अब सुनो, जब हम इनहेलेशन करते हैं तब डायफ्राम का भी कंट्रैक्शन होता है। इसके वजह से जो थोरासिक चेम्बर है, ये थोरासिक चेम्बर इंक्रीज इन डॉर्सो क्या होगा, ऊपर नीचे मतलब एंटेरियर पोस्टीरियर साइड में, ठीक है। इंक्रीज इन एंटेरियर पोस्टीरियर रीजन, ठीक है। मतलब क्या बोला मैंने, देखो रिब्स की वजह से क्या होगा, ये जो चेम्बर है थोरासिक रीजन ऐसे बढ़ेगा प्लस ऐसे बढ़ेगा, मतलब डॉर्सोवेंट्रली भी बढ़ेगा। डायफ्राम की वजह से ये इंक्रीज कैसे होगा, ऐसे एंटेरियर और पोस्टीरियर, मतलब ऊपर से नीचे ऐसे इंक्रीज होगा। तो इंटरकोस्टल मसल ने लेटरली प्लस डॉर्सोवेंट्रली इंक्रीज किया, तो चेम्बर जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, लेकिन वो अभी भी ऐसा कंडीशन में है। ऊपर से नीचे अगर इंक्रीज कराना है तो इसके लिए हमने किसका कंट्रैक्शन किया है, डायफ्राम का कंट्रैक्शन किए हैं। याद रखना है, जब कोई भी इंस्पिरेशन और इनहेलेशन होता है उस टाइम इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम का कंट्रैक्शन होता है, लेकिन जब एक्सहेलेशन होगा इस टाइम क्या होता है, दो चीजें होते हैं। एक है रिलैक्सेशन ऑफ intercostal muscle and relaxation of diaphragm, ठीक है। डायफ्राम का रिलैक्सेशन होता है और इंटरकोस्टल मसल का भी रिलैक्सेशन होता है। अब बात यह है कि रिलैक्सेशन मतलब हम क्या समझते हैं, थोरासिक चेम्बर में ऐसे बीच में था डायफ्राम, जब इंस्पिरेशन किया हमने तो ये डायफ्राम जो है वो नीचे आ गया, ठीक है, नीचे आ गया। कहाँ जाते हैं ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, डायफ्राम कहाँ जाते हैं, उसका नॉर्मल कंडीशन से नीचे जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब रिलैक्सेशन करेगा तो उसके ऊपर उठ के उसका नॉर्मल पोजीशन से ऊपर जाते हैं कि नॉर्मल पोजीशन में आते हैं। सुनो, रिलैक्सेशन मतलब यहाँ पे नॉर्मल पोजीशन से ऊपर कभी नहीं जाएगा, कहाँ आएगा, नॉर्मल पोजीशन में आएगा। जब कंट्रैक्शन किया नॉर्मल पोजीशन यहाँ पे था, में ही होते हैं एक्चुअली, तो यहाँ पे था। जब हमने इंस्पिरेशन किया डायफ्राम क्या हो गया, नीचे चला गया, इतना जगह में चला गया, सोचो थोड़ा सा जाता है इतना चला गया। जब रिलैक्सेशन करेंगे ऐसा नहीं कि उठ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है, वो अपने प्लेस जहां पे वो पहले था उस जगह में आते हैं। तो ड्यूरिंग रिलैक्सेशन क्या करते हैं, डायाफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल क्या करते हैं, कम इन देयर ओरिजिनल पोजीशन, और इस ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए फिर से क्या होते हैं, थोरासिक जो चेम्बर है, थोरासिक चेम्बर क्या होते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं इन साइज, ठीक है।
साइज में क्या होते हैं, थोड़ा सा चैम्बर फिर से छोटा हो जाते हैं, क्योंकि हम लंग के अंदर अभी तक जितना एयर था उसको हमने क्या कर दिया, बाहर भेज दिया। जब बाहर भेजेंगे तो उससे ज्यादा जगह, कारण क्या होता है कि इस जब भी हवा बाहर जाएगा उस टाइम थोड़ा सी चेम्बर जो है वो साइज में क्या हो जाएगा, अपने प्लेस में आ जाएगा और साइज में छोटा हो जाएगा। उस टाइम डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल अपना ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, किसके वजह से, रिलैक्सेशन की वजह से। बात समझ में आया? क्वेश्चन अगर आते हैं इंस्पिरेशन के टाइम डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल का कंट्रैक्शन होते हैं कि रिलैक्सेशन होते हैं, क्या लिखेंगे, कंट्रैक्शन होते हैं। जब एक्सपीरेशन करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, उस टाइम इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम का क्या होते हैं, कंट्रैक्शन होते हैं कि रिलैक्सेशन होते हैं, रिलैक्सेशन होते हैं। याद रहेगा? चले आगे, चलो हो गया, ये दोनों याद रखना है। अब देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक क्वेश्चन यहां से पक्का आते हैं कि मेन एक्सचेंज पार्ट ऑफ गैसेस इन ह्यूमन बीइंग का मेन ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज पार्ट बॉडी का कहां है, लंग है कि नॉस्ट्रिल है? ज्यादा होगा, अभी तो मजा आएगा। एक चैप्टर टेस्ट है ना, एक चैप्टर जिसमें लोड बढ़ेगा, हैंग होना शुरू। आंसर लिखना, आंसर में लंग्स कभी नहीं रहता है, आंसर में मतलब ऑप्शन में रहता है एल्वियोलाई, और अगर एल्वियोलाई नहीं है, हाँ लंग रहेगा, वहां पे टिक करके, क्योंकि लंग के अंदर ही एल्वियोलाई रहते हैं। मेन एक्सचेंज पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी का गैसेस का वो होते हैं एल्वियोलाई। क्यों होते हैं अभी दिखाएंगे अभी दिखाएंगे। देखो, अगर हम एक लंग को देखें, लंग के अंदर जो एल्वियोलाई है उसको देखें, तो एल्वियोलाई जो है वो ऐसे छोटे छोटे सैक होते हैं। और मैंने क्या बोला कि लंग जो है वो वास्क्यूलर ऑर्गन है, वास्क्यूलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है। वास्क्यूलर सैक मतलब जो सैक के ऊपर से ब्लड वेसल्स जाते हैं, तो इसके अंदर भी ब्लड वेसल होगा। तो ब्लड वेसल का ये देखो ब्लड वेसल है। बता सकते हो ब्लड वेसल को कितने टाइप में डिवाइड करते हैं हम लोग? यस, आर्टरी 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक है आर्टरी, दूसरा है वेन और तीसरा है कैपिलरी। तो ये भी थोड़ा सा यहीं पे याद रखो कि जो आर्टरी है, ये आर्टरी किसको लेके जाते हैं? ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, ठीक है। जो वेन है वो वेन किसको लेके जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाते हैं। और जहां पे जुड़ते हैं उस जगह को कहते हैं हम लोग कैपिलरी कहते हैं। और सुनो, इनमें से ये तीनों ट्यूब में से सबसे थीन, सबसे पतला कौन सा है? कैपिलरी। सबसे ज्यादा थीन होते हैं ये, इसीलिए जितने एक्सचेंज है, डिफ्यूजन करने का प्रोसेस है, वो सारे डिफ्यूजन आर्टरी से भी नहीं होते हैं, वेन से भी नहीं होते हैं। कहां से होते हैं? कैपिलरी से होते हैं। डिफ्यूजन टेक प्लेस, वो गैस का हो या किसी का हो, टेक प्लेस, ठीक है। गैस का हो या किसी का भी हो, अगर डिफ्यूजन होना है तो कौन सा पार्ट से होगा? कैपिलरी से होगा। तो इस ये जो एल्वियोलाई है, मैंने बोला एल्वियोलाई इज द मेन गैसियस एक्सचेंज का पार्ट। तो ये अगर एल्वियोलाई है तो यहां से क्या होगा? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। तो ये ब्लड वेसल का आर्टरी होना है, वेन होना है या कैपिलरी होना है? कैपिलरी होना है। तो ये होता है ब्लड वेसल का, ये ब्लड वेसल, ओके। लेकिन ये ब्लड वेसल का कौन सा पार्ट है? कैपिलरी है, क्योंकि कैपिलरी के वॉल सबसे ज्यादा थीन होते हैं। अब सुनो, ये जो एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई एक ही सेल का लाइनिंग से बना है। कौन मुझे आंसर दोगे कि बॉडी का कहीं भी अगर कवरिंग है या लाइनिंग है, वो लाइनिंग हमारे बॉडी का कौन सा टिश्यू से बनते हैं? टिश्यू बताओ पहले। एपिथेलियल टिश्यू से बनते हैं। तो ये जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के अंदर, एल्वियोलाई का अंदर बाहर कुछ नहीं, एल्वियोलाई एक ही सेल का लाइनिंग है। तो वो किससे बनेगा? ऑब्वियसली एपिथेलियल टिश्यू से ही बनेगा। लेकिन एपिथेलियल टिश्यू के अंदर एक टिश्यू था, एक सेल ग्रुप था जो डिफ्यूजन में हेल्प करता है, वो था, याद करके देखो, स्क्वामस एपिथेलियम।
एपिथेलियम को बहुत सारे टाइप में डिवाइड किया जाता है, उसमें से स्क्वामस एपिथेलियम था जो डिफ्यूजन में हेल्प करता है। तो ये जो सारे सेल दिख रही हो एल्वियोलाई के वन लाइनिंग में, ये सारे सेल हो जाएगा स्क्वामस एपिथेलियम, जो वन टाइप ऑफ एपिथेलियम है। याद रखना है क्वेश्चन में आता है ये कितना लाइनिंग में होते हैं, वन लाइनिंग होते हैं इस एल्वियोलाई के अंदर, एक ही लाइनिंग प्रेजेंट होते हैं, और डिफ्यूजन होने के लिए बहुत पतला होने का भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जो ब्लड वेसल हैं, ब्लड वेसल का क्या बोला मैंने, कैपिलरी है, ठीक है। कैपिलरी सबसे ज्यादा थिक होते हैं कि थीन होते हैं, थीन होते हैं। ब्लड वेसल के अंदर कैपिलरी भी एक ही सेल का लाइनिंग से बनते हैं। तो मुझे बोलो ये भी आंसर ही बोल दिया, ये एपिथेलियल टिश्यू होगा कि मस्क्यूलर टिश्यू होगा, एपिथेलियल टिश्यू होगा जिसको स्पेशली एंडोथेलियम कहा जाता है। तो ये जो है ब्लड वेसल का, इसमें होते हैं एक ही लाइनिंग का सेल का लेयर। अगर हम एक कैपिलरी को काटेंगे तो कैसा दिखता है वो भी दिखा देते हैं, रुको देखो, ये हो जाएगा, ये भी एपिथेलियल ही टिश्यू है लेकिन इसको कहा जाता है एंडोथेलियम, याद रखना है, ये भी एपिथेलियल टिश्यू का ही पार्ट है। तो अगर हम कोई कैपिलरी को काटते हैं, मतलब ऐसे काटोगे तो इसके लाइनिंग में ऐसे एक ही लाइनिंग दिखता है, जो मैंने दो साइड से दिखा दिया, ठीक है, ऐसे दिखता है। ये सब एंडोथेलियम होते हैं, ठीक है। लेकिन आर्टरी और वेन कैसा होता है वो बॉडी फ्लूइड में समझेंगे, उसमें बीच में मास्क्यूलर लेयर भी होते हैं और बहुत ज्यादा थिक होते हैं, अंदर जो ल्यूमेन पार्ट है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, ठीक है, वो बाद में समझेंगे। चलो, स्क्वामस एपिथेलियम से बना एल्वियोलाई, चलो एल्वियोलाई नहीं लिखा ना, एल्वियोलाई, स्क्वामस एपिथेलियम से बना एल्वियोलाई, और ये हो गया ब्लड वेसल। इन दोनों के बीच में इस रीजन को कहा जाता है बेसमेंट सब्सटेंस, बेसमेंट सब्सटेंस। एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गैस मतलब हम समझते हैं क्या, एक्सचेंज ऑफ गैस मतलब हम समझते हैं जहां ऑक्सीजन आएगा, सोचो ये जगह है, ये है एल्वियोलाई और ये बाहर जो है ये होते हैं ब्लड वेसल। तो एक्सचेंज पार्ट वही होते हैं जहां ऑक्सीजन भी जाएगा और उल्टा तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड भी। अब नॉस्ट्रिल क्यों नहीं होगा, नॉस्ट्रिल से क्या करते हैं हम, एक बार ऑक्सीजन लिया, उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड गया, उसके बाद जाएगा, थोड़ी देर बाद जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, एक मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन भी जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा, डाटा देते हैं। एल्वियोलाई से क्या होते हैं, ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड वेसल में जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल से एल्वियोलाई में आते हैं। इस जगह में मेन एक्सचेंज होते हैं गैसेस का। इस टाइम गैसेस इस जगह में क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल कैरी आरबीसी है ना, नाम सुना है कभी आरबीसी का, आरबीसी, ठीक है, और रेड ब्लड कॉर्पासल्स, ठीक है, आरबीसी, ओके। तो ये आरबीसी ब्लड सेल्स हैं जो इसके अंदर रहते हैं। आरबीसी, एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होते हैं कोई बता सकते हो, 2 बोलो कितना, नहीं 280 मिलियन, ठीक है, 280 मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं, ओके, 280 मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं एक आरबीसी में। तो एक आरबीसी इतना सारा हीमोग्लोबिन को क्यों कैरी करते हैं, हीमोग्लोबिन इज वन टाइप ऑफ पिगमेंट और वो होते हैं एक टाइप का प्रोटीन जिसका डायग्राम हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर जाके पढ़ेंगे। तो ये हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन का होते हैं 4 हाथ, बस ऐसे याद रखो 4 हाथ। एक्चुअली 4 बीटा चेन होते हैं उसका, 2 अल्फा चेन होते हैं और 2 बीटा चेन होते हैं। उस चेन से वो ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके लेके जाते हैं। इसीलिए एल्वियोलाई यहाँ पे जब भी ऑक्सीजन देगा तो ऑक्सीजन को कौन लेने के लिए आएगा, डब्ल्यूबीसी आएगा कि आरबीसी आएगा कि प्लेटलेट्स आएगा, कौन आएगा। एक आरबीसी के अंदर 280 मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं और इस हीमोग्लोबिन का 4 हाथ होते हैं, दे कैन कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय देयर 4 हैंड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जब भी इस एल्वियोलाई से ब्लड वेसल में आएगा तो ब्लड वेसल में कौन इस ऑक्सीजन को पकड़ेगा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी कि प्लेटलेट्स, आरबीसी, क्योंकि आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वही तो ऑक्सीजन को कैरी करेगा। प्लस यहाँ से जितना कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड भी किसने लेके आएगा, आरबीसी लेके आएगा, क्योंकि आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वही ओनली कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर सकते हैं, ठीक है। इतना सिंपल बात समझ में आया। तो यहाँ कभी कभी क्वेश्चन में आते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होते हैं, आंसर होगा एल्वियोलाई।
लेकिन अगर क्वेश्चन में आते कितना लेयर को क्रॉस करना पड़ता है, यहां आंसर देना है 3 लेयर को क्रॉस करना पड़ता है। एक क्या आ जाते हैं स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एक होते हैं स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, दूसरा होते हैं बेसमेंट सब्सटेंस, और तीसरा होता है एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी का एंडोथेलियम। कितना लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा करना होता है। डाइऑक्साइड एक्सचेंज करने के लिए? 3। एक स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, दूसरा होते हैं बेसमेंट सब्सटेंस, और होते हैं ब्लड वेसल और कैपिलरी का जो पार्ट है एंडोथेलियम ऑफ द कैपिलरी। ओके, ठीक है। और यहाँ जो भी एक्सचेंज फिजिक्स पढ़ लिए, केमिस्ट्री पढ़ लिए, बायो पढ़ लिए, अब फीलिंग भी आ गया। तो चलो मेरा सारा क्वेश्चन लगभग सही है, लगभग 550 580 आ चुका है। अब एक याद रखना है, दिस इज द सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, यहां लिख सकते हो गैसेस एक्सचेंज जो हुआ वो कैसे होगा, बाय सिंपल डिफ्यूजन से होगा, और ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही यहाँ ऑक्सीजन और मल्टीप्लाई किया, फिर आंसर ऐसे कर रहा है। इसलिए तुम 2 क्वेश्चन बना। चलो नेक्स्ट, चले आगे। सुनो, अब देखो ये जो सिंपल डिफ्यूजन है, गैसियस एक्सचेंज मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्व करेंगे तब ना आंसर दिखेगा। बाय सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन याद रखना है, ऐसे तो ऐसे सिंपल डिफ्यूजन नहीं होगा, ये सिंपल डिफ्यूजन बेस्ड ऑन 2 चीज को देखेगा, तब ये डिफ्यूजन मिला है ना। यहां लिखा एल्वियोलाई से ही ऑक्सीजन ब्लड वेसल में आते हैं और ब्लड वेसल से ही कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आते हैं। क्यों ऐसा है? क्यों मैम यहां से कार्बन डाइऑक्साइड यहां नहीं आ सकता है और यहां से नहीं जा सकता है? 2 चीज के ऊपर ये जो एक्सचेंज है ऑक्सीजन का, वो एल्वियोलाई से कहां जाएगा, और ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई जाएगा, नहीं जाएगा। या तो ये भी बोल सकते हो कि मैम यहां जब भी एटमॉस्फेयर से हम लेते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन को ही क्यों लेते हैं, और अंदर से जब बाहर जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों बाहर जाते हैं? तो वो जो डिफ्यूजन है वो 2 चीज के ऊपर बेस्ड है, और उस बेस्ड ऑन एक्चुअली ग्रेडियंट। ठीक है, कौन सा ग्रेडियंट? 2 चीज का ग्रेडियंट। एक है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करेगा, और दूसरा है पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, 2 ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ग्रेडियंट मतलब क्या है? ग्रेडियंट मतलब दोनों जगह में डिफरेंसेस है। ठीक है, जैसे कि कंसेंट्रेशन का डिफरेंस और पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस। तो क्वेश्चन ये आएगा कि कहां से कहां जाएगा। ग्रेडियंट मतलब एक जगह हाई है एक जगह लो है। क्या बोला मैंने? ग्रेडियंट मतलब है डिफरेंसेस, मतलब एक जगह ज्यादा होगा एक जगह कम होगा। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब एक जगह कंसंट्रेशन ज्यादा है एक जगह कंसंट्रेशन कम है। किसको एक्सचेंज कराना है हमें? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कहां पे कुछ जगह में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कम है, कुछ जगह में कंसंट्रेशन ऑक्सीजन ज्यादा है, कुछ जगह में कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, कुछ जगह में कम है, कुछ जगह में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, कुछ जगह में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन टू और हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा। जहां पे हाई कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन का वहां से जहां लो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन का उस जगह में जाएगा वो। ठीक है, तो मुझे बताओ, यहां से एक देख के बताओ मुझे कि ये जो डायग्राम है यहां से ऑक्सीजन यहां जा रहा है, तो यहां ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होना है कि इस जगह में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होना है? कहां ज्यादा होना है? यहां से यहां जा रहा है तो एल्वियोलाई में ज्यादा कि ब्लड वेसल में ज्यादा? एल्वियोलाई कैसे, कहां से कहां जाए, सॉरी, कहां से कहां जाएगा? हाई टू लो जाएगा। तो मुझे बोलो अब यहां हाई है कि यहां हाई है? हाई टू लो जाएगा। तो यहां हाई है ना यहां लो है ना, तब तो हाई टू लो जा रहा है।
ठीक है, यहां अगर हाई है तब जाके यहां पे जा सकता है जहां लो है। तो कहां से कहां जाएगा, हाई टू लो जाएगा, जहां हाई कंसेंट्रेशन है ऑक्सीजन का। अब देखो बाहर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है कि एल्वियोलाई के अंदर ज्यादा है कंसेंट्रेशन, बाहर, क्योंकि जब बाहर से ही हम ऑक्सीजन को लंग में लेते हैं तो ऑब्वियसली कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में। कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ कम है, कंपैरिजन में एटमॉस्फेयर और लंग के अंदर, लंग में कम है। क्लियर हुआ, जहां हाई होगा कंसेंट्रेशन वहां से लो कंसेंट्रेटेड रीजन में जाएगा। आप सुनो, पार्शियल प्रेशर जो है, अच्छा और एक क्वेश्चन आंसर दो तो हमें समझ में आएगा, क्लियरली समझ में आया कि नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल से एल्वियोलाई में जा रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल से इस एल्वियोलाई में आ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है कि एल्वियोलाई में ज्यादा है, ब्लड वेसल में ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है, तब तो हाई टू लो जा रहा है। अरे सिंपली समझो, सिंपली पता है ना डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ, डिफ्यूजन जहाँ हाई है वहां से लो तक जाते हैं कि नहीं। एक परफ्यूम का बोतल है, ठीक है, जब क्लास आते हैं तो वो सेंट ऐसे बाहर के आते हो, तो सेंट के बोतल के अंदर जब पानी कंसेंट ज्यादा है कि नहीं एटमॉस्फेयर से, जब भी हम पूछ करते हैं उसको अंदर जितना कंसेंट्रेटेड वाटर था सेंट का, तो बाहर जब आते हैं एटमॉस्फेयर में घुल मिल जाते हैं कि नहीं जाते, तो बाहर कंसेंट्रेशन कम है कि नहीं कम है, तो डिफ्यूजन हाई से जो लो ही तो जाते हैं ना, हाई कंसेंट्रेशन से लो ही तो जाते हैं, तो यहाँ गैस का हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन जाएगा। अब प्रेशर का मतलब क्या है, देखो जब एक पूरे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैस है ना, बहुत सारा गैसेस है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बहुत सारे गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन सल्फर, तो इस गैस में से टोटल गैस का प्रेशर में अगर कोई एक गैस का प्रेशर को मापोगे तो उसको पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। जैसे टोटल गैस, टोटल जितना एटमॉस्फेयर है उसमें टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होते हैं, 760 mmHg होते हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। 760 mmHg होते हैं, उसके अंदर अगर तुम सिर्फ ऑक्सीजन का माप रहे हो तो उसमें हो जाएगा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, जिसको PO2 से मापा बोला जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का मापोगे तो उसको P कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे कहां से कहां जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन का, पहले समझो ऑक्सीजन का, जहां पार्शियल प्रेशर हाई है उस जगह से जहां पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम उस तरफ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जहां है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जहां कम है उधर साइड में जाएगा, ठीक है। ठीक है, याद रखना है कि डिफ्यूजन जो है वो डिफ्यूजन ऐसे तैसे नहीं होगा। डिफ्यूजन के लिए ऑब्वियसली उसमें दो ग्रेडियंट के ऊपर डिफ्यूजन जो है वो बेस करता है। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंसेस, किस किस चीज का यहाँ पे डिफरेंसेस है, एक है कंसेंट्रेशन का, दूसरा है पार्शियल प्रेशर का। कंसेंट्रेशन जहां पे हाई है वहां से जाते हैं लो में, और पार्शियल प्रेशर भी जहां पे हाई है वहां पे निकालते हैं, याद रखना है क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इतना ही रखने देते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है, ये जो दोनों कैसे जाते हैं वो जो पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे।